समय के साथ परिवर्ती यानी कि चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है कि नहीं। उसी पर बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन आज हमारे सामने है जो कि IIT JEE मेंस में अपीयर हुआ था। प्यारे बच्चों, जरा पूरा क्वेश्चन समझिए और इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ द रेडियस कैपिटल R देयर एग्जिस्ट ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स KT। हमारे पास में एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है B इक्वल्स KT। ये टाइम पर डिपेंडेंट है। Here K is a positive constant. A charge Q is placed at the point P at a distance of small d from the center of the cylinder. देखिए हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल Q को रखा गया है सेंटर से D की डिस्टेंस पर। अब ये कहना क्या चाहते हैं? Now charge particle is moved slowly in the direction perpendicular to the OP by an external agent up to infinity. If work done by the external agent is W equals alpha times of QK pi R square upon 12, then find the value of the alpha. अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से इसको इन्फिनिटी तक मूव कराएं OP के परपेंडिकुलर, तो पता लगाओ कि अगर वर्क जो किया जा रहा है वो वैल्यू इस तरीके से हो तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बहुत सीधी सी बात है। जब भी हम वर्क को फाइंड करते हैं तो वर्क बेसिकली क्या है अपने आप में, अगर देखा जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल मेथड अप्लाई करते हैं, एक छोटे से पार्ट के लिए वर्क को फाइंड करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। बट समस्या यहाँ पर यह है कि ना तो हमें यहाँ पे फोर्स के बारे में कोई बात बताई जा रही है ना, तो हम क्या करें यहाँ पर। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, एक बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भाई? फैराडे ने बोला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है। और अब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है वो कब बनता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा तो वो अपने साथ में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में था वो मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस चार्ज पार्टिकल को चलाने वाला कोई ना कोई तो फोर्स है। अब वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्जेस पर अप्लाई होते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स ही अप्लाई होगा खास करके। तो इसलिए आप ध्यान दें कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट ले लें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि वेरिएबल होगा, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगा लें तो उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट ही हम वर्क करेंगे, तो हम वर्क को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का सहारा ले सकते हैं। पूरी कहानी ये थी। तो आओ जरा देखें, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड में। इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखो तो चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाली करंट कैसी थी बताओ, कैसी करंट थी? क्लॉकवाइज। इसका मतलब जहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो सपोज कर लो कि आप किसी टाइम टी पर चार्ज पार्टिकल मान लो पॉइंट यहाँ से चलते चलते पॉइंट पी से मान लो किसी दूसरे पॉइंट क्यू पर आ गया, स्मॉल एक्स से डिस्प्लेस हो चुका है मान लो, और इस पॉइंट क्यू पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर खींच देंगे एक ऐसा पाथ जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से कुछ। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्शन को, तो वहाँ पर आप टेंजेंट को खींच दें। टेंजेंट की जो भी डायरेक्शन होगी है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे हम इस बात को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं इस चीज को, विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द according to Faraday's law of electromagnetic induction, electromotive force produced by the changing magnetic field, that is the line integral of the electric field E dot dl,
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है। तो आप जरा देखिए यहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वो तो फिक्स होगी। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स मानते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल डीएल कर देते हैं। ये इंटीग्रल डीएल क्या चीज़ भाई? देखो ध्यान से, मान लो कि इस बड़े वाले सर्कल की, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्कल है, उसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो इंटीग्रल डीएल का मतलब 2 पाई स्मॉल आर होगा। आगे देखें जरा, नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इस रीजन के लिए अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर बी डॉट ए। ठीक है भाई, dt ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जरा ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? k टाइम्स ऑफ t, क्योंकि टाइम पर डिपेंड कर रही है, वेरिएबल है। और एरिया क्या होगा? इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो अगर आप देखो एरिया क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? एरिया वही लेना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये पाई आर स्क्वायर तो कंप्लीटली कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कांस्टेंट की तो बाहर आ जाएगा। एंड dt बाई dt की वैल्यू क्या होता है? u1। इधर देखें इंटीग्रल dl मतलब टोटल सरकमफ्रेंस, दैट इज द 2 पाई स्मॉल आर। बाद में हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे। यहाँ से आप जरा देखिए, आपको e की वैल्यू मिल जाती है पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल के अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू को हम बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। देखें ज़रा ध्यान से, यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। क्या मिली भाई? ये मिल रही है आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर टाइम्स ऑफ के। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोर्ट लेकर के इलेक्ट्रिकल फोर्स को फाइंड कर लें। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना फील करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को अप्लाई करती है, चाहे वो रेस्ट में हो या वो मोबाइल हो। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल अभी तो रेस्ट में है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल्स Q टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ प्लीज यू राइट डाउन द इलेक्ट्रिकल फोर्स applied on the charge particle, electrical force applied on the charge particle। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल्स चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q टाइम्स ऑफ ही। तो हम इसको लिख लेते हैं, जरा देखें, तो चार्ज तो हमारा Q ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बताओ जरा? तो ये आर स्क्वायर है अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इंटू के। आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी डिपेंड कर रही है स्मॉल आर पर। जैसे जैसे आप जो है वो इस चार्ज पार्टिकल इसके स्फेरिकल रीजन से आप दूर जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? लगातार इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ती चली जाएगी ना, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी कम होगी और इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी, और इन्फिनिटी पर तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। हम इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को लेने वाले हैं एज ए एजेंट, एक हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं वर्क को कैलकुलेट करने के लिए, है ना? समझ सकते हैं आप, जो भी एक्सटर्नल एजेंसी होगी वो इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा, तो क्यों ना हम एजेंसी के तौर पर हम इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को इस्तेमाल कर लें। तो हम इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को यूज करने जा रहे हैं वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ वर्क डन, वर्क कैसे फाइंड करेंगे? चूंकि फोर्स वेरिएबल है, यहां लिख रहे हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल। कैसे फाइंड करेंगे वर्क को? जब भी वर्क होता है वेरिएबल, तो हमेशा याद रखें वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग वर्क को फाइंड करते हैं, है ना? F डॉट डी एक्स, यही करते हैं, F डॉट डी एक्स। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और फिर उसको पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लो हमने इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P से हल्का सा जरा सा डिस्प्लेस किया है डी एक्स, जरा सा हमने इसको चलाया है। तो जब इसको चलाएंगे तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन
और इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लो वो आपका एंगल है थीटा। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल भी क्या है, ये एंगल आपका अगर थीटा होगा तो ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ऑब्वियसली दिस इज राइट एंगल, सो दिस विल बी आल्सो थीटा। सो हम यहाँ पर देखें एफ डॉट डी एक्स का मतलब क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स का मतलब होगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो एफ डी एक्स कॉस थीटा। कुछ लोग कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिकल फोर्स इस तरफ है, तो हमें ये वाला एंगल लिया जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप इसको भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब जरा देखिए, यहाँ से लिमिट आपको लगानी पड़ेगी। आप डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट है वो इनिशियल लिमिट क्या है, हम पार्टिकल को पॉइंट पी से मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर तो x की वैल्यू 0 होने वाली है ना डिस्प्लेसमेंट, और हमें इसको इन्फिनिटी तक लेकर के जाना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होने वाली, इन्फानाइट। तो हम लिमिट लगा देते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल चीज़ क्या है, dx, जो x है यहाँ पर। ठीक है भाई, आइए अब आप इलेक्ट्रिकल फोर्स को रखिए और इसको इंटीग्रेट कर डालिए। इंटीग्रल इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इंटू के डी एक्स इंटू कॉस थीटा। ज़रा देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर आप समझ पाएँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी क्यू। कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी स्मॉल डी अपॉन स्मॉल आर। करेक्ट? तो यहाँ हम लाते हैं और इसको रख देते हैं स्मॉल डी अपॉन स्मॉल आर। ज़रा ध्यान से देखिए आप, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू कैसा अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर, क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी एक्स। अगर हम 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलता है हमें, 1 ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो वैसे ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाने वाला है 1 डी इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई डी। तो यहाँ इसको कर लेते हैं, क्यू के आर स्क्वायर डी अपॉन 2, ये डी तो बाहर आ गया, 1 डी बाहर आ गया, इंटू क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई डी, है ना। बोलिए, लिमिट ज़रूर लगा दीजिए। लिमिट क्या थी हमारी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। देखिए ये डी से डी कैंसिल आउट हो गया हमारा, हमें क्या आंसर मिला, क्यू के आर स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स बाई डी। एक बार आप रखिए यहाँ पे इन्फिनिटी, तो क्या मिलने वाला आपको, टेन इनवर्स इन्फिनिटी ही मिलेगा। एक बार रखिए यहाँ पे 0, तो क्या मिलेगा आपको, टेन इनवर्स 0। जिन्हें नहीं मालूम वो नोट कर लें, एक फार्मूला होता है इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल ये एक फार्मूला है जो कि कैलकुलस में यूज होता है। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो भाई बताओ जरा मुझे टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 90 डिग्री, है कि नहीं, क्योंकि टेन 90 इन्फिनिटी होता है। तो क्यू के आर स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिखने वाले हैं π/2। टेन इनवर्स 0, ये तो 0 ही होता है, तो π/2 माइनस 0 मतलब π/2, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपको, वर्क डन इक्वल्स क्यू के पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल अप टू इन्फिनिटी। अगर आप कंपेयर करो तो क्या दिखाई पड़ता है आपको, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, के क्यू पाई आर स्क्वायर, के क्यू पाई आर स्क्वायर है ना, के क्यू पाई आर स्क्वायर है, इधर 4 है, इधर क्या है, अल्फा बाई 12 है, यानी कि अल्फा बाई 12 की वैल्यू क्या है, 1/4 है। सो अगर हम कंपेयर करें बाय द कंपेरिजन 1/4 इक्वल्स
आप कह सकते हो ये क्या है, अल्फ़ा बाई 12। तो ज़रा बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 12/4, दैट इज इक्वल टू 3। सो द कांस्टेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने सपोर्ट लिया वर्क को कैलकुलेट करने में, क्योंकि हमको एक्सटर्नल एजेंसी ने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स गिवन नहीं था, तो वर्क कैसे पता लगाते। थैंक यू।